हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू लीड कोड में। मैं हूं विशाल और आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी एक नई प्लेलिस्ट की, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस। ये प्लेलिस्ट आपको आपके यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम्स में स्कोर करने में हेल्प करेगी। तो हम लोग यूनिट वाइज सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ओवरव्यू देखेंगे, इंट्रोडक्शन पहली यूनिट का, यूनिट 1 का अपना पहला टॉपिक जो है ओवरव्यू पे। ठीक है। तो ओवरव्यू में हम लोग क्या क्या हम लोगों को देखना है, हम लोग देखेंगे कि डेटा क्या होता है हमारा, डेटा के टाइप्स देखेंगे हम लोग इसी में, डेटाबेसेस के बारे में समझेंगे, डेटाबेसेस क्या होते हैं एग्जांपल्स के साथ में, और फिर डीबीएमएस देखेंगे। ठीक है। तो पहली चीज हम लोग समझते हैं कि हमारा डेटा क्या होता है। ठीक है। डेटा हमारा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या मतलब है इसका? तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर पड़ा हुआ है 22। तो ये भी हमारा एक डेटा कहलाएगा। एक नाम पड़ा हुआ है रवि, ये भी एक डेटा कहलाएगा। तो डेटा क्या होता है, ये हमें हेल्प करता है, डेटा में हेल्प करता है कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद, कुछ कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने में। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने हमने हमारे पास दो डेटा दिया गया था, दो तरीके का डेटा था, एक था रवि और एक था 22। ठीक है। तो कुछ प्रोसेसिंग वगैरह करी हम लोगों ने, तो हम लोगों को ये समझ में आया कि ये जो रवि है, ये एक स्टूडेंट है, और ये जो है 22, ये इसकी एज है। ठीक है। तो हमने कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन निकाली कि रवि इज अ स्टूडेंट एंड हिज एज इज 22। ठीक है। तो ये होता है हमारा डेटा, जिसको हम कुछ प्रोसेस करके हम कुछ इन्फॉर्मेशन को गेन कर सके, वो होता है हमारा डेटा। तो अब डेटा के थोड़े टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली डेटा जो हम डीबीएमएस के अंदर पढ़ने वाले हैं वो तीन प्रकार से पढ़ेंगे। पहला है हमारा स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा। दूसरा देखेंगे हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। और तीसरा है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा हमारा क्या होता है? ऐसा डेटा जिसमें कुछ स्पेसिफिक पैटर्न हो। तो ऐसा डेटा जिसमें कुछ स्पेसिफिक पैटर्न मिले, या तो कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट हो। ठीक है। तो स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? स्ट्रक्चर डेटा को हम किसी स्पेसिफिक पैटर्न हमें कोई उसमें मिल जाएगा, या तो किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होगा वो। ठीक है। तो ऐसा डेटा हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रक्चर डेटा। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए एक क्लास, एक स्टूडेंट का डेटा जब हमें अगर स्टोर करवाना है, तो स्टूडेंट का डेटा क्या क्या होगा? नेम होगा। ठीक है। उसका रोल नंबर होगा, उसकी क्लास होगी, उसके ग्रेड्स हो सकते हैं। ठीक है। तो ये इस डेटा के अंदर हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मेट मिलेगा, एक स्पेसिफिक पैटर्न मिल रहा है। जैसे कि पहले नेम मिल रहा है, फिर रोल नंबर, क्लास और ग्रेड्स। तो ये हमारा क्या हुआ? स्ट्रक्चर्ड डेटा हुआ। ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करें, जिसमें कि हमें कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न नहीं मिलेगा, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पैटर्न ना मिले हमें, पैटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है। स्पेसिफिक पैटर्न नहीं मिलेगा, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होगा उसका, स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होगा। ठीक है। तो इसका एक अगर हम एग्जाम्पल अगर लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं? इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारी ईमेल्स। ठीक है। ईमेल्स हैं, सोशल मीडिया पोस्ट्स हो गई, हमारी सोशल मीडिया पोस्ट्स हो गई। ठीक है। और क्या कह सकते हैं, हमारी ऑडियो वीडियो फाइल्स हो गई, ऑडियो वीडियो फाइल्स हो गई। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर आती हैं। क्यों? क्योंकि इनका कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न में नहीं मिलेगा आपको। ऑडियो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, वीडियोस अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं, अलग अलग लोग बना सकते हैं। ठीक है ना। ईमेल्स के लिए अलग अलग फॉर्मेट का हम लोग यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके का डेटा हम लोग यूज कर सकते हैं ईमेल्स के लिए। तो ये हमारा क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब इन्हीं दोनों के बीच में एक आता है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये स्ट्रक्चर्ड इसमें स्ट्रक्चर्ड की तरीके हम लोगों का जो स्कीमा रहता है, स्कीमा के बारे में आगे बात करेंगे। अभी आप लोग ऐसा समझ लीजिए, जो इसका फॉर्मेट रहता है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, स्ट्रिक्ट फॉर्मेट में रहता है। फॉर्मेट इज स्ट्रिक्ट। मगर इसमें क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब हम उसको अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डेटा को। बेसिकली कहने का मतलब ये है। जैसे कि हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वीडियो फाइल्स को अलग तरीके से शूट कर सकते हैं, वीडियो फाइल्स में अलग तरीके से डेटा को रख सकते हैं। समझ रहे हैं आप? ईमेल्स में अलग तरीके से डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो सेम
और इसका एक और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एक बहुत ही बेहतरीन और आप एग्जांपल ले सकते हैं, जो है हमारे वेब पेजेस। वेब पेजेस का भी कोई भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है, अलग अलग वेब पेज, हर वेब पेज के लिए आप लोग अलग से अपना डिजाइन बना सकते हैं। तो सिमिलरली सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में हमारा एक स्ट्रिक्ट स्कीमा रहेगा। हम लोग जो पहले से डिसाइड कर देंगे वही सारे एट्रीब्यूट्स रहेंगे, मगर उनको हम लोग अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। उनका जो फॉर्मेट है वो स्पेसिफिक नहीं रहेगा, ठीक है। कंटेंट उसके अंदर का सेम रहेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, स्ट्रक्चर डेटा का एक एग्जांपल है। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा हम लोगों को बेसिकली, आप लोगों ने जेसन फाइल्स देखी होंगी, ठीक है। जेसन फाइल्स देखी होंगी, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग की वैल्यू एट्रीब्यूट पे काम करते हैं। की वैल्यू एट्रीब्यूट, यहाँ पे कुछ नाम होगा जैसे कि विशाल, यहाँ पे कुछ एज होगी जैसे कि 22, ठीक है। यहाँ पे कोई कोर्स होगा जैसे कि बीटेक, ठीक है। इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर है हमारा, यानी कि नेम एज कोर्स तो रहेगा, मगर इसको हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी कि कोर्स को बेसिकली ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऊपर नीचे करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये होता है सेमी स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड वाली प्रॉपर्टी इसमें मिलती है। तो जब भी हमें कभी फैच करना होगा डेटा, तो हम कीज की मदद से करेंगे, ठीक है। तो कीज जब भी कभी हमें, जैसे मान लीजिए मेरा नाम मुझे फैच करना है जेसन फाइल से, तो नेम करेंगे तो हमें यहाँ पे अपना नाम मिल जाएगा, ठीक है। काफी ज्यादा इजी है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने डेटा बेसिस के ऊपर। डेटा, होपफुली आपको डेटा के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। डेटा के एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेटा हमारा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तीन प्रकार से हम लोगों ने देखा, होता है स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने एग्जांपल देखा था स्टूडेंट एनरोलमेंट का, ठीक है, कॉलेज का। इसके अंदर हम लोगों ने जेसन फाइल का एग्जांपल देखा, ठीक है। इसके अंदर वीडियोस, ऑडियोज, ठीक है, वो सारी चीजें देखी। तो ये हमारा क्या हुआ कि डेटा के बारे में हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने डेटा बेसिस के ऊपर। डेटाबेस बेसिकली क्या होता है? ये हमारा लॉजिकली रिलेटेड डेटा कंटेन्स करता है। यानी मल्टीपल डेटा है हमारे पास, वो कैसे आपस में लॉजिकली रिलेटेड है, इस चीज को डिफाइन करेगा। तो ये होते हैं हमारे डेटाबेसेस। डेटाबेसेस इज डेटाबेस बल्कि इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा, लॉजिकली रिलेटेड डेटा, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको कि डेटाबेसेस क्या होते हैं हमारे, इनमें जो हम अलग अलग डेटा, जो हमारा डेटा होता है वो लॉजिकली रिलेटेड पड़ा होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा डेटाबेस। और एक एग्जांपल से हम लोग लेकर के समझेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, कॉलेज मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसके अंदर हमारी स्टूडेंट्स की भी टेबल होगी, एक स्टूडेंट्स का भी डेटा होगा, वहाँ पे जो जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका भी डेटा होगा, ठीक है। वहाँ के स्टाफ्स का भी डेटा होगा, जो एडमिन में बेसिकली काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ यही दो स्टूडेंट और टीचर का लेकर के चलते हैं। मान लीजिए जो भी स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट का डेटा होगा और कुछ टीचर्स का डेटा होगा। तो ये स्टूडेंट और टीचर्स आपस में कैसे लॉजिकली रिलेटेड है, यानी कि मान लीजिए मल्टीपल क्लासेस हैं, ठीक है। मल्टीपल कोर्सेज चल रहे हैं, हर एक कोर्सेज किसी ना किसी कोर्स में एनरोल होगा, हर एक टीचर कोई ना कोई कोर्स पढ़ा रहा होगा, ठीक है। हर एक टीचर कोई ना कोई कोर्स पढ़ा रहा होगा, हर एक स्टूडेंट कोई ना कोई कोर्स में एनरोल होगा, और हर टीचर किसी ना किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा होगा, ठीक है। मल्टीपल स्टूडेंट्स को बेसिकली पढ़ा रहा होगा। तो ये क्या है? हमारा लॉजिकली रिलेटेड डेटा है। मल्टीपल कोर्सेज में अलग अलग स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे, डिफरेंट स्टूडेंट इन्वॉल्व होंगे, टीचर्स पढ़ा रहे होंगे उन कोर्सेज के अंदर, ठीक है। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कुछ होंगे वो पढ़ रहे होंगे टीचर से। तो ये आपस में लॉजिकली रिलेटेड है डेटा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसी जब कलेक्शन को हम लोग जब एक जगह पे स्टोर करेंगे लॉजिक, तो ये हमारा हो जाएगा डेटाबेस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा डेटाबेस। अब डेटाबेस के टाइप्स देख लेते हैं बेसिकली। डेटाबेस के टाइप्स देख लेते हैं। तो इनको पढ़ेंगे, ये एक्चुअली जब ये मॉडल्स पढ़ेंगे अपने, तब भी यही सब रहते हैं। तो वहां भी देख लेंगे एक बार, यहाँ पे भी हम लोग क्विक कवर कर लेते हैं क्विकली। तो पहला जो टाइप है वो है हमारा हायरार्किकल डेटाबेस। हायरार्किकल डेटाबेस के अंदर क्या होता है? जो भी हमारा डेटा होता है उनमें पेरेंट और चाइल्ड की रिलेशनशिप होती है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेंगे हम लोग। हम लोग अपना ही फाइल सिस्टम, जो हमारे अभी लैपटॉप, जिस लैपटॉप पे आप काम कर रहे हैं, उसी में आप कोई फाइल सिस्टम ले लीजिए। एक्सएमएल एक लैंग्वेज आती है, उसको ले लीजिए, ठीक है। ये हमारा जो एग्जांपल है वो
हायरार्किकल डेटाबेस के लिए। इसमें एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये हमारा पेरेंट सेल है, ये हमारे सब ये चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन है इसका, और ये हमारे सब लीफ नोड्स हैं। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है हमारे हायरार्किकल डेटाबेस का। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई एक अपने मोबाइल कंप्यूटर के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर 1 नाम से, फ़ोल्डर 1 नाम से, ठीक है? इस फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल पड़ी हुई है, और एक और फ़ोल्डर बना हुआ है, ठीक है? मान लीजिए आप मूवीज़ देखने के शौकीन हैं, तो मूवीज़ का फ़ोल्डर बना हुआ है। इस फ़ोल्डर के अंदर और अलग-अलग फ़ोल्डर बने हुए हैं, ठीक है? जो कि आपके किस टाइप की मूवीज़ देखते हैं वो बताते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ठीक है? और इनके अंदर फाइल्स पड़ी हुई हैं, यानी कि हमारी मूवीज़ पड़ी हुई हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है, हमारा हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है? एक हायरार्की बनी हुई है, एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है, एक और फ़ोल्डर है, उसके अंदर कुछ और फ़ोल्डर्स पड़े होंगे और उसके अंदर कुछ और फाइल्स वगैरह पड़ी हुई हैं, तो ये हमारा एक हायरार्किकल वे दर्शा रहा है, ठीक है? ये हमारा हो गया हायरार्किकल डेटाबेस। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे टाइप की तरफ, जो कि है हमारा नेटवर्क डेटाबेस। नेटवर्क डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस बेसिकली हमारा स्टोर होता है ग्राफ नेटवर्क्स के फॉर्म में, यानी ग्राफ्स के फॉर्म में। ये हमारा कुछ ग्राफ होगा, इस फॉर्म में डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं, यानी कि मान लीजिए हमारी सोशल मीडिया पोस्ट्स वगैरह हो गई, ठीक है? मान लीजिए हमारा कोई एक फ्रेंड है, ये मैं हूँ, मेरा कोई एक फ्रेंड है, ठीक है? हम दोनों का कोई एक म्यूचुअल फ्रेंड है, ठीक है? और इसकी इसके फ्रेंड लिस्ट में और भी फ्रेंड होंगे, और मेरी फ्रेंड लिस्ट में और भी फ्रेंड्स होंगे, ठीक है? बेसिकली एक डेटा हमारा जब मल्टीपल पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में आता है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेटवर्क डेटाबेस, ठीक है? इसका एक एग्जांपल है, आप लोग चाहिएगा तो इसको थोड़ा चेकआउट करिएगा। IDMS, इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? ये हमारा एक एग्जांपल है नेटवर्क डेटाबेसेस के लिए। रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस सबसे ज़्यादा और सबसे कॉमनली यूज्ड अगर कोई डेटाबेस है, तो वो ये रिलेशनल डेटाबेस है। इसमें हम लोग डेटा को रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में डील करते हैं, रोज़ और कॉलम्स में डील करते हैं। तो बेसिकली ये टेबल्स के फॉर्म में डेटा को जब हम स्टोर करते हैं, तो वो हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है, ठीक है? और इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास कोई स्टूडेंट एनरोलमेंट डिटेल है, ठीक है? इसमें हमारा स्टूडेंट आईडी होगी, नेम होगा स्टूडेंट का, कोर्स होगा, और ग्रेड होगा, ठीक है? तो ये हमारा कोई एग्जांपल है, और इसके लिए इस डेटाबेस के कोई अगर एग्जांपल लेंगे, तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग माई एसक्यूएल का। माई एसक्यूएल एक रिलेशनल डेटाबेस है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं, और एकल ले लेंगे, ठीक है? इनको आप चेकआउट करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या है, ठीक है? और इसके बाद हम लोगों को देखना है अपने तीसरे टाइप के बारे में, हम लोग देखते हैं। बेसिकली ये चौथा टाइप है। हम लोगों ने हायरार्किकल देख लिया, नेटवर्क देख लिया, रिलेशनल देख लिया, अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ठीक है? तो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में क्या, एक कोई क्लास होगी, उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे डिफाइन होंगे पहले से, और उस क्लास से जो डिराइव होकर के जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, उस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास, ठीक है? वो होंगे हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। समझ रहे हैं आप? मतलब कि जब भी हम कोई क्लास पहले से बना लेते हैं, उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में जब हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए क्लास क्लास हमने कोई बनाई, कार, ठीक है? तो उस कार के अंदर क्या-क्या होगा, कार का मॉडल होगा, ठीक है? कार का मॉडल होगा, कार में नंबर ऑफ व्हील्स होंगे, हाँ? ड्राइव टाइप होगा, फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव, ऐसा कुछ, ठीक है? ये कुछ हमारी इन्फॉर्मेशन पहले से पड़ी होगी, ठीक है? तो इन इस क्लास से अगर ड्राइव होके हम कोई कार बनाएँ, ठीक है? जैसे मान लीजिए हमने कोई बना दी, कोई कार ले लो यार, BE6, ठीक है? अब इसमें क्या है कि अगर हमने इसका मॉडल दे दिया, जैसे मॉडल हमारा हो गया BE6, ठीक है? नंबर ऑफ व्हील्स 4, ड्राइव टाइप इलेक्ट्रिक कार है ये, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। ये BE6 एक ऑब्जेक्ट है महिंद्रा का, महिंद्रा की अभी एक नई कार आई हुई है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर इसको हम लॉजिकली जब ऐसे डेटा को हम लॉजिकली स्टोर करने लगते हैं अपने डेटाबेस में, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है। इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक डेटाबेस जो यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा, ऑब्जेक्ट डीबी नाम से। ऑब्जेक्ट डीबी नाम से एक डेटाबेस है अवेलेबल, आप वहाँ कुछ उसको चेकआउट कर सकते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में डेटा को डील करता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नो एसक्यूएल की तरफ।
पांचवे डेटा नो एसक्यूएल, यानी ये डेटा है हमारा बेसिकली नॉन रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। इसमें क्या होता है, जब हम डेटा को रिलेशनल फॉर्म में ना लेकर के, टेबल फॉर्म में ना स्टोर करके, जब हम उसको अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डील करने लगते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी ऑडियो वीडियो टेक्स्ट फाइल्स वगैरह हो गई, इन सारी चीज़ों को जब हम स्टोर करने लगते हैं, और अब हम कौन सी डेटाबेस का यूज़ करते हैं, नोएसक्यूएल डेटाबेस। नोएसक्यूएल डेटाबेस का एक एग्जाम, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि हमारी मोंगोडीबी हो गई, मोंगोडीबी, हमारी क्लाउड डीबी हो गई, नहीं सॉरी, मोंगोडीबी हो गई हमारी, क्लाउड डीबी, आई थिंक यही नाम है, क्लाउड डीबी हो गई हमारी, और हमारी कैसेंड्रा हो गई, ठीक है। तो ये तीन डेटाबेसेस हैं जो कि हमें नो एसक्यूएल प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना एक क्लाउड क्लाउड डेटाबेस के बारे में, क्लाउड डेटाबेस के बारे में। क्लाउड डेटाबेसेस में क्या होता है, बेसिकली जो जो भी डेटाबेस होता है वो क्लाउड क्लाउड पे हम लोग होस्ट करते हैं। क्लाउड मतलब ताकि हम उसको रिमोटली एक्सेस कर सके, कहीं से भी डेटा को रिमोटली एक्सेस कर सके कहीं से, इसको हम लोग क्लाउड पे होस्ट करते हैं। और ये किस लिए होस्ट करते हैं, ताकि हम इसको, यूजर जो भी है, इसको रिमोटली डेटा को एक्सेस कर सके, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं अमेजोन, अमेजोन आरडीएस, ठीक है। एक और एग्जांपल है हमारे पास गूगल क्लाउड एसक्यूएल, यही है आई थिंक, हाँ। और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले टाइप के ऊपर, जो कि है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का एग्जांपल क्या है हमारे पास, हम लोग अपाचे यूज करते हैं, जो अपाचे कैसेंड्रा, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा डेटाबेसेस हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे इंस्टॉल्ड होते हैं, यानी कि स्टोर किए जाते हैं। यानी कि एक डेटाबेस, मान लीजिए कोई प्लेस है ए नाम की, वहाँ पे स्टोर है, और एक हमारा डेटाबेस कोई बी नाम की लोकेशन है, वहाँ पे स्टोर है। मगर जब कोई यूजर इसको फेच आउट करेगा, तो ये लॉजिकली एक ही डेटाबेस होगा, ए प्लस बी बनकर एक एक ही डेटाबेस की तरीके काम करेंगे, ठीक है। लॉजिकली ये एक ही डेटाबेस है, मगर अलग अलग लोकेशंस पे स्टोर है। तो ये क्या होता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। जब एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने डेटाबेसेस में के टाइप्स में क्या पढ़ा, डेटाबेसेस के टाइप्स में क्या पढ़ा। डेटाबेसेस टाइप के अंदर हमने बेसिकली बात करी अपने हायरार्किकल डेटाबेस के बारे में, हायरार्किकल डेटाबेस के बारे में, स्पेलिंग आप लोग चेकआउट कर लीजिए। नेटवर्क के बारे में हमने पढ़ा, नेटवर्क डेटाबेसेस के बारे में पढ़ा। और हम लोगों ने देखा फिर रिलेशनल डेटाबेस, और हम लोगों ने देखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। और हम लोगों ने देखा नो स्केल डेटाबेस, क्लाउड और डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लाउड और डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो ये कुछ डेटाबेसेस के टाइप्स थे। अब हम लोग चलते हैं अपने डीबीएमएस के ऊपर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली। तो अब हम लोग देखते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है। डीबीएमएस हमारा क्या होता है, ये हमारे पास एक टूल है, इसको टूल बोल सकते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं ये हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो कि हमारे डेटाबेस, ये हमारा कोई डेटाबेस होगा, डेटाबेस, और ये हमारा यूजर है, जो भी इस डेटाबेस से कुछ डेटा रिट्रीव करना चाहता है, या फिर अपडेट मैनिपुलेट कुछ भी करना चाहता है, ठीक है। इस डेटाबेस से बेसिकली इंटरेक्ट करना चाहता है, तो इसके बीच में जो इंटरफेस की तरीके काम करेगा, वो है हमारा डीबीएमएस। इन दोनों के बीच में जो भी काम करेगा एज एन इंटरफेस, यूजर और डेटाबेस के बीच में जो भी इंटरफेस की तरीके काम करेगा, वो क्या कौन है, हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये किस किस चीज़ में हेल्प करता है, बेसिकली ये हमारा डेटाबेस क्रिएशन, रिट्रीवल रिट्रीवल ऑफ डेटा, अपडेशन, डिलीशन, अपडेशन डिलीशन, और ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी के अंदर हमारी काफ़ी सारी बुक्स वगैरह रहती हैं, तो जो लिस्ट ऑफ बुक्स रहेगी, लिस्ट ऑफ बुक्स रहेगी, उसको हम लोग बोल सकते हैं डेटाबेस की तरीके, अपने डेटाबेस की तरीके। और वो बुक्स को मैनेज करने का काम जो सिस्टम करेगा, जिस सिस्टम पे हमें ये पता चले कि ये वाली बुक अवेलेबल है कि नहीं है हमारे पास, जिस सिस्टम पे हमें ये पता चले कि वो बुक कहाँ पे रखी हुई है एक्चुअली, ये सब जहाँ से हमें पता चलेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। एक और एग्जांपल लेते हैं डीबीएमएस का, जहाँ पे हम लोग देखेंगे अपनी एकेटीयू ईआरपी के बारे में। तो हमें पता है एकेटीयू के पास स्टूडेंट्स का डेटा ऑलरेडी होगा,
ठीक है? तो जब भी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, मतलब मान लीजिए हमें अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, अपने एकेडयू की साइट पे जाते हैं, वहाँ पे अपना रोल नंबर और डीओबी डालते हैं, रोल नंबर और डीओबी हमने डाली और वहाँ से हमें अपना अकाउंट मिल जाता है, अकाउंट लॉगिन हो जाता है, ठीक है? तो ये कैसे हो पा रहा है? ये जो हमारा ईआरपी है, वो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरीके ही काम कर रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए। तो डीबीएमएस हमारा क्या है? डीबीएमएस इज़ अ टूल which helps in creation, manipulation, updatation, retrieval, authorization and authentication of data from or in database। ठीक है? तो ये हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशन है डीबीएमएस की। होपफुल हम लोगों ने इस वीडियो को अपने वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने लायक है नहीं। इसके बाद अगले कंटेंट में हम लोग देखेंगे एसक्यूएल क्या होता है हमारा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है? और हम लोग बात करेंगे 2 टियर, 3 टियर आर्किटेक्चर की। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें इस वीडियो को, और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और शेयर करें ये वीडियो उन दोस्तों के साथ जो कि लास्ट मोमेंट पे तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।